बाद में थोड़ा स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शंस की बात करेंगे, स्पेशली विल टॉक अबाउट डब्ल्यू सेक्शन. आप लोग डब्ल्यू सेक्शन उठा रहे हो ना वहाँ पे बीम डिज़ाइन, so I'll specifically focus on W section. You can understand what. So initially ज़ाहिर है बीम पे जब किसी जगह हम कहते हैं कि बेंडिंग मोमेंट जीरो या उसकी वैल्यू सेट बात करते हैं, तो बीम पे कुछ लोड लग रहा होता है जिसकी वजह से कि क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा होता है. ऐसे ही है ना, एक्चुअली तो बीम पे कोई एक्सटर्नल लोड होता है, यूनिफॉर्म भी हो, पॉइंट लोड हो, जिस फॉर्म में भी हो, तो उससे बीम के डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है. वो बेंडिंग मोमेंट को बढ़ाने का एक ही तरीका है ना कि ऊपर से जो लोड आप बढ़ा रहे हैं उसको बढ़ाते जाएं तो वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. ऐसे ही है. सो राइट नाउ वी कंसीडरिंग कि ये m की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होके अब ऐसा ऐसा बढ़ेगी. ठीक, इनिशियली क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रॉइड है वो इस लेवल पे लेट्स से, ओके. सो इस लेवल पे इसका इस सेंट्रॉइड है, और हमने मैकेनिक्स एंड मटेरियल जब हमने फ्लेक्सुरल स्ट्रेस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कॉन्साइड करेगा विद द सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन. न्यूट्रल एक्सिस से मतलब जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेन जीरो होंगे, और अवे फ्रॉम दैट उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी. एक तरफ कंप्रेसिव, एक तरफ टेंसाइल. इस केस में हमने सैगिंग कंसीडर किया हुआ है, तो ऊपर साइड पे कंप्रेसिव, नीचे टेंसाइल. सो लेट्स से अगर हम इसकी स्ट्रेन डायग्राम बनाए पहले, जैसे मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ. ये मेरी डेप्थ की लाइन शो की हुई है कि इसके ऊपर मैंने ये डिस्टेंस मैं शो करना चाह रहा हूँ अलॉन्ग विद दैट. ये पूरी डेप्थ मैंने शो की है. अब इसके ऊपर ये स्ट्रेन की वेरिएशन होगी. जैसे ये मेरी कंप्रेसिव वाली साइड है और ये टेंसाइल है. ठीक हो गया, कंप्रेसिव और टेंसाइल. So now this is strain diagram, strain distribution over the cross section. Zero at the neutral axis, most compressive strain above and most tensile below. ठीक, ये आपको shortening और elongation कहना है. So next I want to plot the stress distribution. Normal stress distribution, even normal strain या normal stress, दोनों normal की बात कर रहा हूँ. Now this stress distribution, the strain distribution will remain linear throughout the history of loading from zero until the whatever maximum the section can tolerate. ये हमेशा linear रहेगा. ये हमारी assumption है कि plane section will remain plane, यानी bending के बाद सेक्शन जो वर्टिकल था वो रोटेट तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे वार्प नहीं होगा, वो स्ट्रेट ही रहेगा. प्लेन ही रहेगा, यानी प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, जिसको आप कहते हैं. सो जब अगर प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, इट एक्चुअली मीन्स दैट वी आर सेइंग दैट द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन विल रिमेन लीनियर. ठीक है. नाउ initially when the load increases from zero, the moment will increase from zero to certain value, and you know that the stress at any point in the cross section can be calculated using the familiar expression for bending stresses. Do you remember that expression? Sigma equal to, can you complete it? Sorry? Minus my over I. यही पढ़ा था? You can go and see that. And so sigma is equal to minus my over I. Sigma is, so with this is the formula for calculating stress in the cross section at a certain point.
For example, we are talking about this point, then at this point the stress will be given by this relationship. Now m and I is going to be constant for a given cross section. जब आपने cross section fix कर लिया, वहाँ पे एक specific value है bending moment की, and I is the cross section, probably the moment of inertia, the cross section. The y will give you the distribution over the depth of the cross section of the cross section. यहाँ पे जो y की value है वो आप use कर लेंगे. Agree? इसका मतलब है एक given cross section पे m और I की एक ही value है. What changes is the y value. So when your y is 0, you are at the neutral axis and you get zero stress at the neutral axis. And when you are going in one direction, the y, the stress value increase in one direction. One direction means compressive weapon side. And if you increase y in the other direction, the stress will increase in the other sense. Okay. So for now, it's going to be a straight line. Okay. Y is for one end. It's going to be a straight line. So just like a strain value, यानी वही shape जो strain की होगी, वही shape इस bending stress वाले की होगी. सिर्फ ये फर्क होगा कि ये strain है, तो इसको आप E से multiply करके तो आगे ये stress बन जाएगा. ये strain, इसी को भी E से multiply किया, stress. यानी कि same shape exaggerated, scaled up by E value. ठीक है? जैसे हमने elastic influence line diagram में भी discussion की थी. सेम शेप होने का मतलब है एक स्केल के साथ अप या डाउन होगा. ठीक. सो सेम शेप इन वैल्यूज डिफरेंट होगी. ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस में प्लॉट कर रहा हूं, बट सेम शेप की होगी. सो लेट्स से दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाई इज इट लीनियर? क्योंकि जो भी यहां पे स्ट्रेन की वैल्यू थी उसको मैंने एक कांस्टेंट E मल्टीप्लाई किया और स्ट्रेस की वैल्यू बन गई, या मैं यही स्ट्रेस के इसी को यूज करके हमने ये एक्सप्रेशन डेवलप की हुई है. ठीक. सिग्मा यानी सिग्मा इक्वल टू E एप्सिलॉन, जो हुक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, उसको यूज करके हमने ये एक्सप्रेशन डेवलप की. ठीक. यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर बीच में ये इक्वेशन आती है जिसकी बेस पे हमने ये एप्सिलॉन की जगह पे हम कुछ वैल्यूज लेके अल्टीमेटली वी गेट टू दिस पॉइंट और we are somehow able to eliminate E. So I'm not going to discuss the whole derivation, but I'm telling you that इसकी को derive करके we use this expression. Okay. Now, so this sigma value, well, जब moment zero होगा तो ये sigma भी zero होगा. टॉप फाइबर में क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस है हमें नज़र आ रहा है, तो वो सिग्मा हम उसको ज़रा पहले टॉप फाइबर को फोकस कर रहे हैं, बाकी फाइबर्स उसी को फॉलो करते जाएंगे. तो आपको अगर इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता हो कि जब इस मटेरियल के अंदर हम स्ट्रेन बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस कैसे बढ़ता है. तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है, किसी टेंशन टेस्ट से हमारे पास आ गया और उसी तरह कंप्रेशन टेस्ट से आ जाए हमारे पास, तो हमें ये रिलेशनशिप चाहिए. स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ताकि हर स्ट्रेन की वैल्यू को अगर एक तरह ये फार्मूला यूज करके मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूं. अगर आप ये स्ट्रेन कैलकुलेट समहाउ कर सकें डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हर स्ट्रेन की वैल्यू को आपने देखना. मसलन मिसाल में आपको थ्रो करो एक नंबर, फॉर एग्जांपल ये है 2 × 10⁻⁻10 सॉरी 2 × 10⁻³ वैल्यू स्ट्रेन की. यहाँ पे तो आपने यहाँ पे 2 × 10⁻³ वैल्यू को देखना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू है वो यहाँ पे उसी की सीध में प्लॉट करते हैं. यानी हर स्ट्रेन की वैल्यू को आपने देख लिया कि इस मटेरियल में जब इतना स्ट्रेन हो तो इसमें स्ट्रेस कितना होता है. ठीक है. तो शुरू में जब स्ट्रेस की वैल्यू इस लिमिट से कम होगी, इस लिमिट से, तो आपको हर दफा ग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियरली रिलेटेड है. इस रिलेशनशिप से आप हर स्ट्रेन की वैल्यू को E से मल्टीप्लाई करते जाए तो स्ट्रेस की वैल्यू आती जाएगी. अच्छा, तो इस वजह से ये दोनों डायग्राम्स, ये डायग्राम क्यों स्ट्रेट बनाई हुई है? बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन. ये भी स्ट्रेट इस वक्त क्यों है? हर स्ट्रेन की वैल्यू को मैं स्ट्रेस में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं? by multiplying with a constant which is E.
ठीक, तो ये जो भी शेप है वही शेप यहाँ पे आ रही है, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। तो जब आप m की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, बेसिकली ऊपर से लोडिंग बढ़ाते जाएंगे बीम पे, तो उस क्रॉस सेक्शन पे m की वैल्यू बढ़ेगी, और उस m की वैल्यू बढ़ने से, m की वैल्यू की इंक्रीज होने से सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। There will be a stage when the sigma value will approach what is called as the yield strength. सिग्मा, आप लोग क्या होता है सिंबल यूज कर रहे हो? F yield में क्या? फील्ड में यही वाला, चलो ठीक है, then this is fine to go with सिग्मा yield, ठीक। अगर ये मटेरियल प्रॉपर्टी है सिग्मा yield, ठीक, तो ये सिग्मा की वैल्यू at certain point in loading will become equal to sigma yield। तो उस स्टेज पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, आई रिपीट, ये m है और ये सिग्मा है, ये 0 0, आप इंक्रीज करते गए, ये भी इंक्रीज होता गया, एग्री? तो इसमें बढ़ते बढ़ते जिस पॉइंट पे ये सिग्मा y पे पहुंचेगा, हर m की वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेस की वैल्यू है ना, तो जिस m की वैल्यू से स्ट्रेस की इतनी वैल्यू आ गई तो सिग्मा यील्ड के बराबर हो गई, उस m की वैल्यू को हम कह रहे हैं m यील्ड। इसको हम कहते हैं, यहां पर मटेरियल जो है, ये जो फाइबर है इसका क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पर टॉप फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर बेसिकली कहना था, लेकिन इस केस में एक्सट्रीम ही फाइबर है, न्यूट्रल एक्सिस से फारदेस्ट पॉइंट ये है, ये पॉइंट, ये फाइबर इस वक्त इसका सिग्मा यील्ड पे चला गया, इसी फाइबर का भी सिर्फ, क्योंकि सबसे पहले इस फाइबर का सिग्मा यील्ड पे जाएगा, इसलिए कि जो भी मोमेंट अप्लाई हो सबसे ज्यादा स्ट्रेस वहां प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले उस फाइबर की वैल्यू सिग्मा यील्ड पे पहुंचेगी। सिग्मा यील्ड का क्रॉस सेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है कि पूरा मटेरियल एक ही, पूरा क्रॉस सेक्शन एक ही मटेरियल से बना हुआ है, हर फाइबर का सिग्मा यील्ड एक ही है, ठीक, वो उसके मटेरियल प्रॉपर्टी है, जिस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करेगा, करेंगे क्या ना। सो that value of m which produces sigma equal to sigma yield is called sigma yield, और इसको हम कहते हैं इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। क्यों इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी? इस स्टेज पे क्रॉस सेक्शन में पहला फाइबर अपनी इलास्टिक जोन से बाहर, जब भी हम इलास्टिक और इनइलास्टिक की बात करेंगे, इसका मतलब है हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देख रहे हैं कि हम इस वक्त हमारा जो स्ट्रेस लेवल है या स्ट्रेन लेवल है वो उस पॉइंट से ऊपर है, जहां से इस पॉइंट से नीचे है या ऊपर है, यानी इस पॉइंट से हम फारदर चले गए या इससे नीचे। इलास्टिक का मतलब हमेशा इस डायग्राम से समझ आएगा, इलास्टिक कोई होना या इनइलास्टिक होना या किस स्टेज पे, इससे सेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, यानी ना सेक्शन। तो ये फाइबर सबसे पहले इसका सिग्मा यील्ड पे चला गया और ये फाइबर हमारा यील्ड हो गया, बाकी क्रॉस सेक्शन अभी यील्ड नहीं हुआ, सिर्फ वो टॉप मोस्ट जो फाइबर है वो यील्ड हो गया, ठीक, यानी वो अपनी इलास्टिक कैपेसिटी उसकी एग्जॉस्ट हो गई। इसके बाद उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो इनइलास्टिक जोन वाला स्ट्रेस होगा, उस डायग्राम से ही समझ आएगी, करेंगे ना। सो इसके बाद क्या होगा? अच्छा, यहां से एक चीज मैं यहाँ पे, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहां से हम एक चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमने कहा फॉर एवरी m वैल्यू देयर इज अ सिग्मा वैल्यू, ओके, एंड एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग m, the sigma will keep on increasing until a state will reach when sigma will become equal to sigma yield, and the moment value at that stage is called m yield, okay। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ sigma yield is equal to m yield। अभी मैं चूंकि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक, m yield times y over I, okay? अच्छा, ये जो y है इस वक्त हम y max की बात कर रहे हैं, हम टॉप फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और I की वैल्यू क्रॉस सेक्शन की जो भी प्रॉपर्टी है वो एक दफे की वैल्यू है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये फाइबर
यील्ड हो गया तो आई की वैल्यू कुछ हो जाएगी, इफ आई नहीं यील्ड हो, नो इट्स नॉट द केस। आई इज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द क्रॉस, जब तक डायमेंशन चेंज नहीं होगी आई विल रिमेन द सेम। ठीक, इस टर्म को हम अगर ऐसे लिख लें यील्ड ओवर डिवाइडेड बाय आई ओवर वाई मैक्स, इस टर्म को हम कह रहे हैं एस यूज करते हैं आप एस, चलो एस यूज कर लें। वैसे इस बुक में जो भी मैं यूज कर रहा हूँ उसमें सैम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इफ यू लाइक एस गो फॉर इट। ठीक है, एस अगर आप अलाउ करें मुझे, आपको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, लेकिन मैं सी विद अ सब्स्टिट्यूट ई यूज करने जा रहा हूँ, ई फॉर इलास्टिक, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है यू कैन कंटिन्यू विद एस, बट आई वुड लाइक टू स्टिक विद द बुक, क्योंकि उससे फिर वो चीज़ें समझ, रेफरेंस बुक का फिर वो फायदा उस तरह से नहीं रहता है जिस तरह से आप सिंबल और यूज करते तो फिर वो उस टी स्ट्रक्चर में हमने वो एस पढ़ा था ना, एस पढ़े। ओके लेट्स गो बैक टू एस। ऑलराइट, क्योंकि ये मैंने सी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए लगता है, ये है स्ट्रक्चर एनालिसिस की पार्ट में, यानी कि सी स्ट्रक्चर पढ़ाने लग गए, बट दिस समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग विद द सी स्ट्रक्चर्स। एम यील्ड ओवर एस, एस इज अगेन अ क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी। ओके, now I can say that M yield, which is the elastic M yield, will be equal to sigma yield times S, which is where S is the लिख लेता हूँ आपको आपको याद रहे, S is the elastic section modulus। इससे पहले हम सिंपली सेक्शन मॉडुलस ही कह देते, क्योंकि हमें अभी इलास्टिक प्लास्टिक से कोई ताल्लुक नहीं था, तो हम खाली सेक्शन मॉडुलस है। लेकिन नाउ वी नीड टू डिस्टिंग्विश कि ये इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट दैट मींस। सो दिस इज क्लियर। ये इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है। इस इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी का मतलब है ये वो कैपेसिटी है जिस पे एक पहला फाइबर आपका इन इलास्टिक जोन पे चला जाएगा इस मोमेंट के ऊपर। ठीक, so now any question about this? अच्छा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, लोड को मैं और बढ़ा देता हूं, इस स्टेज पे तो पहुंच गए। if you increase the load further, m needs to increase further, okay, and what happens to this fiber, उसी फाइबर को भी फिलहाल फोकस कर रहे हैं, इस फाइबर को क्या होगा, अब फिलहाल अभी उस फाइबर की बात हो रही है, अभी बाकी सेक्शन में भी कुछ होगा, लेकिन अभी पहले इसी फाइबर को फोकस कर रहे हैं कि इसके साथ इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करते हुए इसको ऐसे शो कर लिया, मैं थोड़ा सा और रियलिस्टिक ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये होगा आप बिल्कुल सही कह रही, बस इसको उलट करना है। स्ट्रेन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, स्ट्रेस या उसे more and higher value strain, the stress will remain the same. This is what yielding is, isn't it? इस डायग्राम पे वापस आए, इसकी वैल्यू जब सिग्मा यील्ड पे पहुंच गई थी, तो इसकी वैल्यू सिग्मा एप्सिलॉन यील्ड पे पहुंच गई थी, तो ये सिग्मा यील्ड पे था। ठीक, यानी ये हम कह रहे हैं ज़रा इस टाइम पे हम ये होगा, यानी वही सिग्मा और एप्सिलॉन की स्पेशल वैल्यू जिस पे सिग्मा बिकम्स इक्वल टू सिग्मा यील्ड, उसी स्टेज पे जो एप्सिलॉन की वैल्यू उसको हम एप्सिलॉन यील्ड कह रहे हैं। ठीक, अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हैं तो इस बात हो रही है, दिस इज एप्सिलॉन यील्ड। ठीक, यानी एप्सिलॉन यील्ड बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एक पॉइंट है जिस पे आपकी यील्डिंग स्टार्ट होगी, उसी पॉइंट पे जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है एप्सिलॉन यील्ड और सिग्मा यील्ड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, लोड बढ़ाएंगे, डिफॉर्मेशंस इंक्रीज होंगी, ये स्ट्रेन की वैल्यू फर्दर इंक्रीज होगी, ऐसे जाएगा ये, और बाकी स्ट्रेन भी बढ़ना है,
तो ये तो जाएगा ऐसे स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस तो क्या होगा, सेम रहेगा। ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन की इस वैल्यू से बड़ी है, ये इस रीजन में कहीं फॉल करती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी सेम रहेगा। उतना ही है। इसका मतलब ये कि काफी देर तक जब सिग्मा बढ़ता चला जाएगा तो सिग्मा यील्ड से वैल्यू आगे आपकी नहीं जाए, उस पॉइंट की अभी सिर्फ बात हो रही टॉप फाइबर की, ठीक हो गया। ऑल दो एक स्टेज आएगा कि सिग्मा जब सफिशिएंटली बड़ा हो जाएगा, सफिशिएंटली जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अराउंड 10 टाइम्स से बड़ा हो जाएगा, तो फिर जाके एक स्टेज आएगा जिसको स्ट्रेन हार्डनिंग आप कहते हैं, कि जब आप उस स्टेज पे आ जाएंगे तो अब जब आप और ज्यादा स्ट्रेन देंगे तो फिर ये स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसे ही है। लेकिन ये आपको एक समझने के बाद में एक स्टेज आना जिसपे फर्दर स्ट्रेन डालने से स्ट्रेस ज्यादा और लोड लेना शुरू हो जाएगा आपका मेंबर, ठीक। तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इस स्ट्रेन हार्डनिंग को निगलेक्ट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि लेट्स पुट द थिंग सिंपल, कि ये यील्डिंग भी थोड़ा सा दो पॉइंट्स होते हैं, अपर और लोअर यील्ड पॉइंट, इसको भी हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक ही पॉइंट है यील्ड का और उसके बाद से द डायग्राम गोज फ्लैट, ठीक हो गया। ये हमने एक एजम्पशन, इसी के अंदर एक एम्बेडेड एजम्पशन हमने एक और ये भी लिया है कि ये जो मटेरियल है इसकी दोनों साइड्स पे, चाहे टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों साइड्स पे एक जैसी डायग्राम है, यानी जो इसका बिहेवियर कंप्रेसिव में है वही बिहेवियर टेंशन में है, ठीक है। ये वैल्यूज सिग्मा यील्ड इस तरफ भी और इस तरफ दोनों तरफ बराबर है, आप समझ रहे हैं इस बात को? यस। यहाँ मैंने इस कोऑर्डिनेट की जो डायग्राम ड्रॉ की, ये फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्रेशन का था तो ये टेंशन का, या आप जो भी समझ में चाहिए, ये टेंशन का था और ये कंप्रेशन का, ठीक। ये हमने एज्यूम किया कि इसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं टेंशन में, और प्रॉपर्टी से मुराद है सेम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है फॉर टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। जितने स्ट्रेस पे ये यील्डिंग टेंशन में यील्ड होते हैं उतनी स्ट्रेस पे ये कंप्रेशन में यील्ड हो जाता है। ये जो assumption है ये स्टील के लिए तकरीबन सही है, स्टील के लिए दिस इज नॉट अ बिग assumption, दिस इज ऑलमोस्ट ट्रू। फॉर अदर मटेरियल्स लाइक कंक्रीट इट इज ऑफ कोर्स वेरी मच अनट्रू, बट फॉर स्टील इट इज ओके, ठीक। ये आज के लेक्चर, आप सारा लेक्चर पढ़ते हुए अपने माइंड में स्टील को रखना है, माइल्ड स्टील। नाउ इट मींस by further straining the stress remains same. So this point, this level of stress will not change, and based on our assumption, it will never change. Flat जा रहा है, उसको strain hardly बने, and it's a conservative process. तो stress बढ़ भी जाएगा तो हम थोड़ी value ले रहे हैं, we are on safer side. अच्छा, let's now talk about the points which are slightly below this topmost point. बिल्कुल टॉप वाले points हैं, जो नीचे वाले points, उनमें क्या होगा? सबसे थोड़ा सा वापस आ रहे हैं मूवी में, यहां पर वापस उस पॉइंट पे आ रहे हैं जब इसका फर्स्ट टाइम यील्डिंग पे पहुंचा था टॉप फाइबर, उससे नीचे वाला फाइबर उसका स्ट्रेन और स्ट्रेस यील्डिंग पॉइंट से थोड़े कम होंगे। उससे नीचे वाला जो फाइबर है, अगर मैं लेट्स से कहूं ये फाइबर, तो जब पहला वाला फाइबर यहां पहुंचा था तो नीचे वाला फाइबर उसको फॉलो करता हुआ उससे थोड़ा नीचे होगा, यील्डिंग से थोड़ा पीछे होगा, यानी कि वो भी इलास्टिक रेंज नहीं होगा उसका स्ट्रेस लेवल, यानी कि सो उसके लिए ये रिलेशनशिप ट्रू है, ये रिलेशनशिप हुक्स लॉ ट्रू है, उसका स्ट्रेस अभी उसी तरह से कैलकुलेट होगा। बट जैसे ही ओवरलोड बढ़ेगा बियॉन्ड एम यील्ड, जब मोमेंट बढ़ेगा तो नीचे वाला जो फाइबर है उसका स्ट्रेन भी सिग्मा यील्ड पे पहुंच जाएगा और उसका स्ट्रेस भी सिग्मा यील्ड पे पहुंच जाएगा, और वो ऊपर वाले फाइबर तो आपको याद है ना, वो उसका स्ट्रेस लेवल कांस्टेंट रहेगा। सो व्हाट हैपेंस इज, मैं इसको यहां ड्रॉ कर रहा हूं, इन द नेक्स्ट फेज this stress level will remain same, sigma yield, और
इससे नीचे वाले जो फाइबर्स हैं, those fibers will gradually make the stress up to sigma yield. वो भी ऐसा ऐसा सिग्मा yield पे पहुंचेंगे। ठीक, जब ये वाला फाइबर सिग्मा yield पे पहुंच गया, इसका स्ट्रेस अब फर्दर नहीं बढ़ सकता। इससे नीचे वाला फाइबर वो भी ऐसे, ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस करेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। यहाँ पर भी एक स्टेज होगा कि जिसपे ये सिग्मा yield पे पहुंचेगा, फिर उससे नीचे वाले फाइबर सिग्मा yield पे पहुंचेंगे, एंड दिस विल कंटिन्यू। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन होगी। एक्सट्रीम ऊपर दोनों साइडों पे some fibers have reached the sigma yield, they are in linear elastic zone, और बीच में एक certain height of this cross section है which is still elastic। इसको हम कहेंगे elastic core हम इसलिए कह रहे हैं कि अंदर वाली साइड है ये। ठीक, बाहर वाले साइड पे the fibers have plastified, उनका सिग्मा यील्ड पे पहुंच चुका है, और नीचे बीच में एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन बचा हुआ है अभी, जिसके फाइबर का स्ट्रेस लेवल अभी सिग्मा यील्ड पे नहीं पहुंचा, वो अभी इलास्टिक जोन में है, यानी उनका जो सिग्मा को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो वो अभी उससे उधर नहीं पहुंचा, उससे नीचे। नाउ सम पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इन इलास्टिक रेंज, अदर्स इन द प्लास्टिक रेंज। इस स्टेज पे मोमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, यानी मोमेंट कैलकुलेट होने से मुराद है कि इस स्टेज पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारे फाइबर्स कितना मोमेंट जनरेट कर रहे हैं। बेसिक मेथड, फोर्स स्ट्रेस को फोर्स में, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लीवर आर्म में मिल गया मोमेंट। अभी इस वक्त हम कर नहीं रहे, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्ट्रेस लेवल इतनी हाइट पे एक ही लेवल का स्ट्रेस है, ठीक, इस हाइट के ऊपर, तो इसका मतलब है क्रॉस सेक्शन का ये वाला जो हिस्सा है, मैंने उसी को ट्रैक किया यहाँ पे, जिस पे एक खास वैल्यू सिग्मा यील्ड थी, तो यहाँ से कितनी फोर्स आ रही है, जितना ये एरिया है ऊपर तक ये वाला, और मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा यील्ड, ये फोर्स है उसकी, और उसका सेंट्रॉइड कहाँ पर है, इस जगह एरिया के सेंटर के ऊपर, क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रेस है, कांस्टेंट स्ट्रेस ऊपर लग रहा है, और उससे फोर्स कितनी जनरेट होगी, द स्ट्रेस टाइम्स फोर्स। सर ये मोमेंट भी सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर हमारा जो स्ट्रेस है वो यील्डिंग पॉइंट पे पहुंच गया है और वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो मोमेंट भी तो सेम रहेगा, उसी मोमेंट पे। कोई बंदा इसको आंसर कर सकता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे। जब आप इस जगह पे, इस स्टेज पे मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट होता है बाय द वे? वो मोमेंट जनरेट कौन करता है, इंटरनल स्ट्रेसेस कैसे जनरेट करते हैं? ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंप्रेसिव है सारा, ये टेंसाइल है। ये जो रीजन है फाइबर का, ये जो आपका ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इस पे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो कि ऊपर सिग्मा यील्ड है जिसकी वैल्यू, और नीचे आते हुए मैं अगर आपको ऐसे दिखाना चाहूँ, जिसकी यहाँ पे स्ट्रेस वैल्यू इंटेंसिटी सिग्मा यील्ड है, और नीचे आते आते इन सब पे इंटेंसिटी यहाँ जीरो हो जाती है। ठीक, तो आप एक एवरेज स्ट्रेस कैलकुलेट करके, एवरेज स्ट्रेस लेके उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय दिस एरिया, आपके पास एक फोर्स बन जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स। और इसी तरह नीचे जो ये वाला रीजन है, इस सारे में टेंसाइल फोर्सेस हैं, दिस इज टेंसाइल, और मैक्सिमम टेंसाइल यहाँ पर है, और यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ऐसे चल रही है, यहाँ पे जीरो। अगर मैं इससे आउट ऑफ द प्लेन इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो इस तरह से ये चलेगा, यहाँ पे वो वैल्यू आपकी सिग्मा यील्ड, जो भी स्ट्रेस वैल्यू है, सिग्मा यील्ड नहीं होगी, उससे कम होगा। तो आप एवरेज स्ट्रेस लें, एवरेज से बनाते हैं कि ये जो इस वैल्यू का हाफ हो जाएगा ना, ये इधर इसकी वैल्यू नहीं है और इधर जीरो है, तो ये वाली वैल्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 2 ऐसे बनेगा, क्योंकि हाफ हो जाएगी ये वाली वैल्यू। इसी तरह वो भी एवरेज जीरो और इसका
एवरेज कैसे निकलेगा? 0 प्लस दैट वैल्यू 12 यानी हाफ हो जाएगी, एवरेज वैल्यू इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो दोनों साइड पे आपको एवरेज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस पता है, आप उसको एरिया करस्पॉन्डिंग एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब फोर्सेस आ जाती हैं उनके बीच में जो लीवर आर्म है उससे आपको मोमेंट कैपेसिटी मिलती है। दिस हाउ यू कैलकुलेट मोमेंट। क्लियर? जब आप इस स्टेज से इस स्टेज पे आएंगे तो पहले स्ट्रेसेस ऐसे चल रही थी, अब स्ट्रेसेस ये फिर ऐसे आ रही है। यहां पर स्ट्रेस उतना ही है, एक ही पॉइंट पे स्ट्रेस चेंज नहीं हुआ, बाकी पॉइंट्स पे स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। जब इन रीजन्स में पहले स्ट्रेस कम था और अब ज्यादा हो गया, इसका मतलब अब यहां से ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स मिलनी है वो ज्यादा मिलनी है, क्योंकि नीचे वाले जो फाइबर्स हैं उन पे स्ट्रेस लेवल पे पहले कुछ था, अब उससे ज्यादा सिग्मा यील्ड पहुंच गया होगा। तो इसका मतलब ये कि अब हमें और ज्यादा मोमेंट कैपेसिटी यहां से मिलेगी, which will be greater than this value। इस तरह से मोमेंट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। दिस इज द आंसर। क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा, इस जगह का नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाकी क्रॉस सेक्शन के जो फाइबर्स हैं वो तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। ज्यादा स्ट्रेस उनका अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है सेम एरिया हायर स्ट्रेस should give you more force, and more force means that should give you more moment। Now, so this will keep on increasing beyond m yield। एक स्टेज आएगा इस इंटरमीडिएट से मैंने आपको शो किया, जिसपे कुछ सेक्शन कुछ फाइबर्स इलास्टिक जोन में, कुछ इन इलास्टिक में। एक स्टेज आ जाएगा जिसके बाद ये सिग्मा यील्ड, उससे नीचे भी सारा सिग्मा यील्ड, और इसी तरह ये सिग्मा यील्ड, और उससे नीचे भी सारा सिग्मा यील्ड होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे डायग्राम को, अच्छा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसे होगा? थोड़ी सी कर्व होगी। हाँ, इन्हें आप कह रहे हैं कि एंड में थोड़ा सा रीजन फिर भी बचा ही रहेगा जो इलास्टिक में होगा। हाँ, दिस इज वेरी ट्रू, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, बट फॉर सिंपलिसिटी व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज कि इसमें कोई इलास्टिक कोर नहीं बच रहा और उस कोर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो हम कह रहे हैं पूरे सेक्शन क्लासिफाई हो रहा है, हर फाइबर अपना का स्ट्रेस लेवल सिग्मा यील्ड पे जा रहा है, हर फाइबर यील्ड हो रहा है। तो अब ये जरूरी नहीं है, अभी भी इस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यहीं से डिस्टिंक्शन शुरू हो जाती है प्लास्टिक और इलास्टिक की, कि ये जो रीजन है सेपरेटिंग द कंप्रेशन एंड टेंसाइल जोन, जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस कह रहे थे, ये न्यूट्रल एक्सिस अब जरूरी नहीं कि इसी लेवल पे होगा, इस स्टेज पे। आई विल गिव यू प्रूफ फॉर दिस, ठीक है? जरूरी नहीं, मैं कह रहा हूं हो सकता है उसी लेवल पे हो और हो सकता है डिफरेंट लेवल पे हो। गेटिंग इट और नॉट? उसको फाइंड कैसे करना है, ये कैसे उसको डिस्कस करें, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको पॉसिबिलिटी को बता रहा हूं कि इट इज पॉसिबल कि वो डिफरेंट लेवल के ऊपर हो। ठीक, सो फॉर एग्जांपल ये लेवल अभी मैं जनरल शो कर रहा हूं कि यहां पे आ जाएगा। अभी ये कैसे डिफरेंट आ सकता है, मैं इसके आपको अभी प्रूफ दें, बल्कि इसको कैसे हमने फाइंड करना है इसके मैं एक्सप्रेशन भी बनाने लगा हूं। बट राइट नाउ व्हाट आई मीन इज कि सारे के सारे फाइबर्स दे आर एट यील्डिंग। कुछ फाइबर्स कंप्रेशन में यील्डिंग होंगे, कुछ फाइबर्स टेंशन में यील्डिंग पे होंगे। बीच में जो पॉइंट है जिसके बाद यू आर एंटरिंग, जहाँ से कंप्रेशन बिकम, जिसके बाद यानी बाउंड्री जो उनकी है, जिससे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका जोन, जो बाउंड्री लाइन है, वो जो लेवल है, दैट लेवल उसको हम कहेंगे प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। वो भी बेसिकली कह रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस ही है। अभी प्रैक्टिकली वो होता न्यूट्रल एक्सिस ही है, लेकिन हम चूंकि वो इलास्टिक कोर छोटे होने की वजह से फॉर सिंपलिसिटी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सारे ही फाइबर्स क्लासिफाई हो रहे हैं। तो वो लेवल जहाँ पे हम, जिसको हम अभी अगर वर्ड यूज करना चाहें तो न्यूट्रल एक्सिस यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस एट अ डिफरेंट स्टेज। दिस इज एट द स्टेज when all fibers have made it to yielding।
ठीक है, अब इस वक्त सारे फैक्टर डिलीट हो चुके हैं। इस स्टेज पे जो कंप्रेशन और टेंशन के बीच में बाउंड्री है, दैट लेवल इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ये जो लेवल होगा, ये वाला, दिस इज प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। बेहतर है कि मैं डॉट ही शो करूं। अभी मैंने ये प्रूव करना है कि ये भी जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ऑलवेज का ताल्लुक स्ट्रेसेस से हमने इसको कैलकुलेट किया कि न्यूट्रल एक्सिस की आप बात करें, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं यहाँ पे जीरो स्ट्रेस है, यानी इसका मतलब हमारी असम्पशन के मुताबिक यहाँ पे यहाँ पे यील्डिंग में जा रहे कंप्रेशन में, और यहाँ यील्डिंग में जा रहे टेंशन, बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे जीरो स्ट्रेस है। अब तो बीच में मैंने आपको बताया इलास्टिक कोर मौजूद है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक। सो ये बीम ही है ना, इसमें कोई एक्सियल लोड तो नहीं लग रहा बाहर से, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट्स है ना, ऐसे ही है ना। तो अगर आप एक सेक्शन इसका मिसाल के तौर पर मैं कोई ये सेक्शन ले लूँ, ये वाला सेक्शन, तो आप क्या यहाँ पे ड्रॉ करते हो, कोई डायरेक्शन इस वाले का, और इधर कोई शेयर और एक बेंडिंग मोमेंट। इनमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट और चलो शेयर आप कहना चाहते हैं ड्रॉ करने से, कैसे ड्रॉ कर ले शेयर। कोई ऐसी फोर्स तो नहीं यहाँ पे नेट एग्जिस्ट करती, क्योंकि बीम है ना, साइड लॉन्गिट्यूडली आपको एक्सटर्नली कोई लोड नहीं लगाएंगे तो इंटरनल फोर्सेस भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ऐसे ही है ना। तो ये वैल्यू जीरो है, नेट एक्सियल फोर्स इज जीरो, यू एग्री। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला रीजन है जहां से कंप्रेशन आ रही है, और ये जो नीचे वाला रीजन है जहां से टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रही है, they have to produce an equal amount of compression and tension on the top and the bottom side. ऊपर वाले एरिया जिसमें जो कंप्रेस हो रहा है और जो नीचे वाले एरिया जो टेंशन में है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो वो जीरो बनेगा, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स नहीं है ना, यानी कि ना बाहर से कोई फोर्स नहीं है। यू एग्री दैट देयर इज नो फोर्स लाइक दैट, इस फोर्स की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब ये, और हमने ये फोर्स स्टोर की हुई है, और इसका मतलब क्या है, ये फोर्सेस दे हैव टू किल ईच अदर, एग्जैक्टली, C and T हैज टू किल ईच अदर, C and T हैव टू बी न्यूमेरिकली इक्वल टू ईच अदर, तभी जाके रिजल्टेंट जीरो बनेगा ना, कि नहीं? यस सर। इस तरह भी तो हो सकता है कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो किसी सेंट्रोइडल एक्सिस से नीचे है। हाँ, नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, मैंने रैंडमली कही है। उसमें हमारा जो ऐसा सॉरी, अगर रिपीट कर, अगर हमारा सर न्यूट्रल एक्सिस हमारा जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस से नीचे हो, मतलब उसके सेंटर से, जिस तरह जब आप न्यूट्रल एक्सिस, हाँ, जब आप न्यूट्रल एक्सिस को यूज कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इस स्टेज वाला, जी सर, आप कह रहे हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखना अब हमारा जो टेंशन का एरिया है जिसमें हमारी टेंशन लग रही है वो इससे कम है, ऊपर वाले कंप्रेशन से कम है, तो इसका जो मतलब फिर कैसे ये हो नहीं था, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, यही हमारा प्रिंसिपल है। इसको अभी मैंने इसको रैंडमली ऊपर नीचे कहीं शो करना था, ऊपर भी नीचे भी कहीं भी शो किया जा सकता है, अभी मैंने रैंडमली शो किया इसको। अभी मैंने कहा नहीं कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, अब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू है यहीं पर, या ये मैं पहले मैं यही सोचता था मैं इसको नीचे ड्रॉ करूँ ऊपर ड्रॉ करूँ, लेकिन मैं आपने जो बात बताई है यही हमारा प्रिंसिपल है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करने का प्रिंसिपल यही है कि आप देखें जरा, फोर्स इक्वल रहेगी ना, T हैज टू बी, इस डायग्राम के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक। the C force has to be equal to T force as far as magnitude is concerned। अब C force कहाँ से आ रही है, ऊपर वाले जोन से, कंप्रेसिव से। मैं इसी को आपको क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये इस लेवल के साथ इसी लेवल पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, इस लेवल पे, वही जो लेवल मैंने उधर शो किया हुआ है, क्रॉस सेक्शन के अंदर ये लेवल यहाँ पर है। मैं अगर आप maybe I could give you a figure here, right here, ताकि आपको समझ आ सके। मैं उसी क्रॉस सेक्शन को यहाँ दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं इस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। या अगर आपके यहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, अगर रियलिस्टिकली शो किया हो तो ज़्यादा बेहतर समझ आती है, तो मैं इसको जैसे आप मुझे बता रहे हैं उस तरह से मैं कर देता हूँ ताकि आपको हजम करने में इसको आसानी हो। ऐसे शो कर लेते हैं, ठीक।
कि वो आप कह रहे हैं नीचे आएगा, तो इस केस में आएगा नीचे, दैट्स ट्रू, इस लेवल से थोड़ा नीचे होगा। सो मैं अब इसको इधर इसी लाइन को लेके आ गया, क्लियर। तो ये लाइन डिवाइड कर रही है कंप्रेशन को, इस क्रॉस सेक्शन को डिवाइड कर रही है इन कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन। लेट्स से मैं एक नाम दे रहा हूँ, ऊपर वाले जो एरिया है जो कंप्रेशन में है उसको मैं नाम दे देता हूँ A1, और ये चले मैं इधर लिख देता हूँ, इस एरिया को मैंने नाम दे दिया A1, और नीचे वाला जो एरिया है विच इज इन टेंशन, इसको मैं नाम दे देता हूँ A2। कोई ना कोई एरियाज होंगे जिसको मैंने A1 और A2, और A1 प्लस A2 क्या होगा, टोटल एरिया पे क्रॉस सेक्शन, ठीक हो गया। तो A1 प्लस A2 इक्वल टोटल एरिया पे क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अब हमने कहा कि ये कंप्रेशन वाली साइड है, और ये साइडिंग की वजह से हम कह रहे हैं कि ये कंप्रेशन जरूरी नहीं कि ओवरलोड भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हमें साइडिंग मिल गई, इसलिए हम इसको ऐसे कह रहे हैं कंप्रेशन और टेंशन वाली साइड। इस रीजन से जो इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस लेवल है, ये सिग्मा यील्ड का इस सारे के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकें आउट ऑफ द बोर्ड, एक फिगर आप इमेजिन कर सकें जिसकी कांस्टेंट इंटेंसिटी है, ठीक, सेम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, और नीचे भी सेम इंटेंसिटी स्ट्रेस पर वो हैंड साइड। तो जो फोर्स जनरेट होगी, हमने कहा C has to be equal to T. Why? Because there is no external axial load, longitudinal load, so these two have to kill each other. C कैसे कैलकुलेट होगा, जो एरिया है इन कंप्रेशन में उसको हमने A1 नाम दिया हुआ है, टाइम्स सिग्मा यील्ड इक्वल टू जो एरिया टेंशन में है दैट टाइम्स सिग्मा यील्ड। चलो सिग्मा y लिख लेते हैं, सिग्मा y मींस सिग्मा यील्ड। और हमने मटेरियल की ये प्रॉपर्टी अज्यूम की है कि टेंशन में भी उसकी, मैं लिख देता हूँ आपको, यानी टेंशन वाली साइड है, सॉरी कंप्रेशन हमने इसको कहा, कंप्रेशन वाली साइड, और ये टेंशन वाली साइड। एरिया इन टेंशन यील्डिंग स्ट्रेंथ इन, सॉरी एरिया इन कंप्रेशन टेंसाइल yielding strength in compression, this is area under tension and this is yielding strength in tension। हमने अज्यूम किया कि सिग्मा yield in compression is same as sigma yield in tension, और उसको हम एक ही पैरामीटर सिग्मा yield से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा y सिग्मा yield। तो हम लिख सकते हैं A1 is equal to sigma yield times A2 equal to sigma yield। Now sigma yield can be cancelled on both sides and A1 has to be equal to A2। So what can be the possibility is that A1 will not be equal to A2? If A1 is not equal to A2, C will not be equal to T, isn't it? स्ट्रेस इंटेंसिटी दोनों में से कोई नहीं, कंप्रेशन में भी टेंशन में भी, और उन्होंने फोर्स भी सेम जनरेट कर दी in order to be in equilibrium। So what do you think is about it? एक पॉसिबिलिटी है, अगर हम मुझे बता सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि ये A1 A2 के बराबर ना हो और ये C और T बराबर ना हो, एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, वो लोड वाली है कि कोई लोड इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो फिर ये जो फोर्स आपकी आ रही है ये नॉन जीरो, या एक नेट कंप्रेशन या ये टेंशन। अगर आपने दबाया हुआ है बीम को तो ये कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, और अगर आपने खींचा हुआ है ऐसे स्ट्रेट डायरेक्ट तो फिर ये नेट टेंसाइल फोर्स करेगा। अदरवाइज दे हैव टू कैंसिल। बट अदरवाइज पता है क्या होता है, सी नॉट इक्वल टू टी का, कि आपका बीम ऐसे जाएगा, फोर्स लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह बराबर होगा। ओके फाइन, किस तरह, लेट्स ट्राई टू प्रूव इट कि नहीं बराबर होगा। इसी
इसी तरह समझ आएगा दिस इज गुड वे टू रीजन ये कैसे बराबर होगा बट माय क्वेश्चन इज कैन यू गिव मी अ सिचुएशन इन व्हिच C and D has to be equal but A1 is not equal to A2 कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन हमने जो लाइन यहां पे ड्रॉ की है ना हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है हमें कोई पता नहीं था कि ये लाइन इधर ही है हमने कहा दिस इज द लाइन व्हिच इक्वली सॉरी मैं ऐसे कह रहा हूं हमने भी कई लाइन शो कर दी कि कोई ना कोई तो बाउंड्री होगी जहां कंप्रेशन और टेंशन चेंज हो रहे होंगे ठीक उस बाउंड्री को नाम हमने दे दिया उस लेवल को नाम दे दिया प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फाइन हमने कहा ऊपर वाले जो एरिया कंप्रेशन में उसको नाम दे दिया A1 जो टेंशन में उसको नाम दे दिया A2 क्लियर और हमने कहा मैथमेटिकली आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम मैथमेटिकली देयर इज नो वे यू कैन से कि A1 will not be equal to A2 mathematically at least mathematically but physically you are saying that there is a possibility that A1 will not be equal to A2 can you think of that possibility सर अगर हमारे पास T सेक्शन हो yeah that's a good example to consider the T section yes okay go ahead सर इसका मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस होगा अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर दूं लेट्स से दिस इज द सेंट्रॉइड ठीक जहां पे इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस में आना है इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट डिवाइड द क्रॉस सेक्शन इनटू टू इक्वल एरियाज ये मैंने कहीं या मैंने भी नहीं कहा और आपने भी कहीं इसको मतलब शायद लिया हो होपफुली इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और नीचे इक्वल एरिया होता है मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल होता है फार्दर एरिया के लिए मोमेंट बड़ा हो जाता है बट एरियाज देमसेल्व्स आर नॉट इक्वल अगर ये सेंट्रॉइड है इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जितना एरिया नीचे उतना एरिया नो आप A1 और ऊपर वाले जो एरिया उनका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया और नीचे वाला जो एरिया उनका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया यस दोस आर इक्वल सर ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया सेंट्रॉइड इज आप सेंट्रॉइड कैसे निकालते हो चलो रटा तो याद रखो y बार इक्वल टू क्या करते हो A1 Y1 ये क्या है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट साइड एक्सिस isn't it so centroid does not divide area into equal area does not divide the cross section into equal areas getting it so there is no way अब इसमें मैं कहूं इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करो आप सेंट्रॉइड लोकेट कर देंगे सेंट्रॉइड का आपको पता है ना कैसे कैलकुलेट सेंट्रॉइड लोकेट कर दोगे कोई दिस इज द इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जब तक हमारा सेक्शन इस रीजन में था this was the dividing line between compression and tension the centroid था but as soon as you get into the plastic zone then no more remains the dividing line then the dividing line at the end final बीच में ये फ्लक्चुएट करेगा ये फौरन ऐसे नहीं होगा कि इलास्टिक से फौरन प्लास्टिक में जैसे ही ये सेकंड फाइबर यील्ड हो जाए फौरन नहीं न्यूट्रल एक्सिस अपने प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे चला जाएगा वो ग्रेजुअली वो शिफ्ट होता जाएगा ठीक है पर हम इंटरमीडिएट स्टेजेस को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिस्कसिंग द फाइनल स्टेज एंड ऑल ऑफ द फाइबर्स विल बी यील्डिंग स्ट्रेस ठीक है तो उस स्टेज में न्यूट्रल एक्सिस कहां होगा उसका नाम है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस करिए सो वी हैव फाउंड दैट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन यही है जो क्रॉस सेक्शन को इक्वल जिससे ऊपर जिससे एक साइड और दूसरी साइड पे इक्वल एरिया बने इसको मैं आपसे कहूं इसका प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करो तो आपको पता है मैं आपको जैसे कि हिंट दे रहा हूं फर्स्ट आपको पहले ही पता चलना चाहिए कि ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इधर होगा या इधर होगा फ्रंट में होगा या बैक में होगा मैं आपको मिसाल दे दे रहा हूं लेट्स से वेब का एरिया है कोई नंबर फिगर थ्रो करो जस्ट कोई भी नंबर थ्रो कर रहा हूं इसका एरिया है 35 तो आपके ख्याल में प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहां पे होना चाहिए उसमें एरिया ऊपर और नीचे इक्वल डिवाइड करना है नीचे वेब में होगा वेब वाले में क्यों एरिया जो उसने डिवाइड करना है बड़ा है कहीं ना कहीं वो नीचे होगा तो बराबर तो इसमें वैसे कितना होगा आप बता सकते हैं 35 प्लस 29 कितना होगा थोड़ा सा हम ऊपर पहुंचेंगे सॉरी थोड़ा सा हम इससे नीचे आएंगे ताकि वो एरिया जो उसका कम है 3 उधर 4 उधर हो जाए आप समझ रहे हैं मेरी बात सो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन ही यही हो गई that it divides the cross section into two equal areas clear
Plastic neutral axis clear? A1 equal to A2, where A1 is the area in compression, A2 is the area in tension. What we are trying to answer is कि इस स्टेज पे ये मोमेंट कैपेसिटी कितनी होगी, जो मोमेंट फोर्सेस जनरेट कर रहे हैं COT मोमेंट्स जनरेट करेंगे वो कितना होगा, उसी को हम MP कह रहे हैं. अब ये कैसे फाइंड होगा? इट्स सिंपल नाउ, वेरी सिंपल. Compressive force is coming from this region, tensile force is coming from this region, and this is a dividing line. Okay, so how will you calculate the moment capacity at this stage? मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं. इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस इंटेंसिटी है, इसके भी यूनिफॉर्म स्ट्रेस इंटेंसिटी है. क्लियर? फोर्सेस की हमने डिस्कशन कर ली. फोर्स कैसे बनेगा? A1 टाइम्स सिग्मा y, A2 टाइम्स सिग्मा y. फाइन, फोर्स आ गई है. वो फोर्स कहां पे एक्ट करेगी? यानी उसका एक, अगर आप रिजल्टेंट शो करना चाहें तो कहां पे शो करेंगे? स्ट्रेस ऊपर से यूनिफॉर्म है, आपने उसका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितना है? स्ट्रेस इंटेंसिटी जो यूनिफॉर्म लग रही है वो टाइम्स द एरिया. लेकिन रिजल्टेंट का उसका कहां पर होगा? मिसाल के तौर पे यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, कि कहां पर होगा? सेंटर में. इस एरिया, आई नीड टू अटेंशन, इस पूरे सेक्शन की नहीं बात हो रही. जो एरिया की आप बात कर रहे हैं, A1 टाइम्स सिग्मा y जो कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है, उस A1 का जो सेंट्रॉइड है वहां पर उसका रिजल्टेंट होगा. Clear? Yes sir. So let's give it a name. Maybe you could call it C1 maybe. A1 के साथ मैं C1 लिख रहा हूँ कंप्रेशन में, 1 में कंप्रेशन के लिए इसका मतलब यूज कर रहा हूँ. So what is this? What is this C1? C1 is the centroid of A1. What is A1? Area in compression. Area of on the compression side of the plastic neutral axis. ठीक हो गया? Similarly इसका भी अपना एक रिजल्टेंट होगा टेंसाइल फोर्स का, और वो कहाँ होगा? इस A2 के सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड के ऊपर. Let's call it C2. What is C2? Centroid of A2, and A2 is the area in tension on the tension side of the cross section below on the tension side of the plastic neutral axis. पूरे cross section का जो tension side वाले एरिया. Now this is simple. Moment capacity कैसे फाइंड होगी? Okay, इसको मैंने C2, अच्छा C2 तो centroid के लिए मैंने यूज किया. वहां से फोर्स आ रही है C, और ऊपर से फोर्स आ रही है C कंप्रेशन वाली साइड से, और नीचे से. अच्छा, मैं एक साइड से कर रहा हूं, दूसरी साइड से आपको क्लियर हो जाएगा. पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं. यानी आई वुड से A1 टाइम्स सिग्मा y, ये फोर्स हो गई कंप्रेशन वाली साइड से, और उसका लीवर आर्म अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा? ये डिस्टेंस. उसका रिजल्टेंट यहां पर है ना, तो उसका लीवर आर्म ये है. इसको भी आप कोई नाम दे देते हैं. Let's call it Y1 bar. ठीक है, what is Y1 bar? हाँ बोले जरा, Y1 bar क्या है? न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस. न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक एक्सिस. A1 का सेंट्रॉइडल डिस्टेंस फ्रॉम प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस. A1 का, अब A1 तो आपको पता है एरिया कंप्रेशन है, और इसी तरह Y2 क्या है? Y2 बार. A2 का centroidal distance from the plastic neutral axis. So I would say Y1 bar, ये लीवर आर्म है इसका, प्लस A2 times sigma y times Y2 bar. ये Y2 bar, yes, ये मेरी MP बन जाएगी. Clear? Yes sir. Now this is the final step where you will get to know कि वो जो आप स्टील में एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे, वो where does it come from? What exactly is plastic section modulus? इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह A1 times Y1 bar, A1 times Y1 bar plus A2 times Y2 bar
with a sigma taken as common, sigma yield taken as common. इस टर्म को हम कह रहे हैं, इसको एक नाम दिया हुआ है क्लासिक सेक्शन मॉडल, और एनपी आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो? सॉरी एनपी है जी, मैं जीपी लिख रहा हूँ, जी तो आप वैसे भी उसको उसका खाली वहां पे जी आप कह रहे हो, लेकिन मैं जीपी का मतलब तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे ना। Yes, sir. Plastic. टाइम्स सिग्मा ई। असल में एक्सप्रेशन ये है, इस जगह जो टर्म है इसको नाम दे दिया जीपी या जी से चला क्लासिक सेक्शन मॉडल। और ये क्या A1 क्या है? क्रॉस सेक्शन का सर्टेन एरिया, A1 पूरे क्रॉस सेक्शन का सर्टेन पार्ट है, ठीक। A2 पूरे क्रॉस सेक्शन का एक पार्ट है, Y1 बार Y2 बार इन्हीं के सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम क्लासिक रियल एक्सिस। सो ये प्रॉपर्टी भी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, सारी टर्म ज्योमेट्रिक है ना, A1 Y1 बार ऑल आर ज्योमेट्रिक नंबर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज नाउ GP? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऐसे फाइंड होगी, इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड हुई थी? उसी सिग्मा ई जो अभी वहां पे यूज किया उसको s से मल्टीप्लाई करके इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, तो यू गेट दी इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, और उसी सिग्मा यील्ड को आप इस पैरामीटर Gb से मल्टीप्लाई करते हैं, so you get the plastic moment capacity. It means that I'll come back to this Gp discussion, but I just want to highlight one thing over here. The ratio of Mp to Me में लिख लूँ, मैंने ये लिखा, लेकिन Me means elastic moment capacity is equal to Gp times sigma yield over S times sigma yield. ऐसे ही है, and I can cancel this thing. It means the ratio, this is important thing, the ratio of the plastic moment capacity to the elastic moment capacity depends upon these two things. Plastic section modulus ratio to the elastic section modulus. This factor is called, ये जो Zp over S बन गया, this factor is called, this ratio is called as shape factor. इन अगर आपको एक सेक्शन की इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी पता है और उसकी उस इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को शेप फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। इट मींस ये आपको अगर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के मुकाबले में ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब शेप फैक्टर बड़ा है। यानी शेप फैक्टर बड़े होने का मतलब है कि जिस मोमेंट पे ये यील्ड हो जाएगा, अभी इसके बाद और कितना ये मोमेंट ले सकेगा कंपेयर टू द मोमेंट जिसके ऊपर ये यील्ड हुआ है। प्लास्टिक मोमेंट की कैपेसिटी से ज्यादा तो कैपेसिटी नहीं हो सकती ना क्रॉस सेक्शन कि सारे फाइबर यील्डिंग को पहुंच गए, यील्डिंग से स्ट्रेस आगे बढ़ना नहीं, और स्ट्रेस भी वही रह गया, एरिया भी सारा वही है, तो इसका मतलब ये मोमेंट एमपी से ज्यादा नहीं हो सकता ना किसी क्रॉस सेक्शन का। सो एमपी इज इक्वल टू जीपी टाइम्स ई। नाउ व्हाट इज जीपी? वी विल कम बैक, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस डिस्कशन। व्हाट इज जीपी? अगर आप इस एक्सप्रेशन पे जरा और करें तो क्या मतलब है? क्या प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे जब लोकेट कर दें, ये टर्म क्या है? व्हाट इज दिस टर्म? इसको जरा बताएं। Certain area times distance of the centroidal distance of that area with certain reference axis, यही है ना? A1 is an area और Y1 बार इसी A1 का centroidal distance है from a certain reference axis, which is a plastic न्यूट्रल एक्सिस in this case। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इन Zp को वर्ड्स में आपको बताना चाहूँ या सिंपल जो सिंपल कह ले, जो भी अब मुश्किल, अब सिंपल तो आप बताएंगे कि सिंपल है या नहीं, लेकिन so what is Zp? What is Zp? First moment of area. Zp is the first moment, इसलिए Zp के यूनिट्स आपको देखेंगे, आपके जो स्टील वाले टेबल थे, मिलीमीटर रेज़ टू पावर 3 मिलीमीटर क्यूब थे ना, यूनिट्स कभी नहीं बोल सकते।
ये तो पता है ना कि यूज कैसे होना है, Yes, sir. रीड कैसे करना है, ये तो पता ही होता है स्टील में। टेबल में ये जीपी वाला कॉलम है कौन सा, Yes, sir. खाना है, Yes, sir. ये तो पता ही है ना। Yes, sir. यूनिट्स भी जाके देख लेना। इट हैज यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर रेज़ टू पावर 3। कैसे बन रहा है वो, एरिया टाइम्स डिस्टेंस। सो जीपी इज व्हाट, इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया के बारे में हमने दो बातें डिस्कस की थी। एक हमने कहा कि जब भी हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का वर्ड यूज करेंगे, इसका मतलब है हम किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे होंगे। जाहिर है उसमें आपको एरिया चाहिए होता है और सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, और वो सेंट्रोइडल डिस्टेंस किसी रेफरेंस ही हो सकता है ना। वैसे तो सेंट्रोइड एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। मैं कहता हूँ ये इस A1 जो एरिया है, इसका आप मुझे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बताएं, तो कैसे करते हैं आप? ये वाला एरिया और ये जो मेरा रेफरेंस एक्सिस है, उससे उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना है, ऐसे ही करते हैं ना फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। A1 Y1 तो आपको पहले ही याद है ना। Yes, sir. So ZP is first moment of, अभी अच्छा फर्स्ट मोमेंट ऑफ मैं बाद में लिखता हूँ, मैं आपको बता दूं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हमेशा सर्टेन एक्सिस, सर्टेन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट होते हैं ना, तो मैं पहले वो रेफरेंस एक्सिस मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट मोमेंट लिख देता हूँ अबाउट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, फर्स्ट मोमेंट अबाउट प्लास्टिक, रेफरेंस मैंने पहले ही डाल दिया कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की बात हो रही, लेकिन मैं रेफरेंस पहले ही डाल दिया। फर्स्ट मोमेंट अबाउट प्लास्टिक एक्सिस ऑफ व्हाट, A1 and A2। अब A1 और A2 आपको पता है, एरिया अबव एंड बिलो द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या मतलब, पूरा क्रॉस सेक्शन का प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लोकेट हो गया, उससे एक ऊपर एरिया नीचे एरिया, ऊपर वाले एरिया का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट दिस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस प्लस नीचे वाले एरिया का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट दी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। इसमें कोई ये नहीं करना कि ये डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमने कोई डिस्टिंक्शन इसमें नहीं रखी है, ये जस्ट ये ऐसे तो लीवर आर्म्स है ना, तो दोनों के लिए हमने पॉजिटिव साइन यूज किया है। जैसे आपने न्यूमेरिकली इनको ऐड अप करना है, ऊपर वालों को अलग से, नीचे वालों को अलग से। अब आपने मुझे ये करके देना है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन तो मैं आपको दे रहा हूँ पहले, कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर आपके पास हो तो आप उस पर कैसे जीपी फाइंड करेंगे। मुझे पता है 12 बजे के मैं आपको काम दे के जा रहा था कि आप खुद भी कुछ करें। क्विज नहीं आज? हाँ क्विज है ना, क्विज तो आपका घंटे बाद होना है ना, 1 बजे। तैयारी बस आपको 5 मिनट फिर करनी है तैयारी, आप खूब तैयारी करें। नाश्ता नहीं किया हो यार, नाश्ता तो जरूरी था यार, आपने बताना था कि नाश्ता नहीं किया। सेक्शन है, ये डायमेंशन है बी और ये डायमेंशन है एक्स, ठीक हो गया। एंड आपको पता है इसका सेंट्रोइड कहाँ पर होगा, सेंट्रोइड एक्सिस होगा, और दूसरा वाला ये होगा, उसको शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे होगा सेंट्रोइड, उसको मैं जी कह रहा हूँ ताकि मेरा ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर जी बस यूज कर रहा हूँ। इट इज h/2। इस पर्टिकुलर केस में ये न्यूट्रल एक्सिस तो लोकेट हो गया ना, इलास्टिक सेंट्रोइडल एक्सिस इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लोकेट हो गया, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जिसके अबाउट आप आई फाइंड करते हैं वो लोकेट हो गया, ठीक हो गया। सो आई आपको फार्मूला भी इसका तो डायरेक्ट पता है, BS/12, ठीक है। इसके लिए तो नाश्ते की जरूरत नहीं है ना, ये तो आपको समझ आ जाएगी। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट ZP फॉर इट। जब भी मैं ZP की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है यू हैव टू फर्स्ट लोकेट व्हाट, द रेफरेंस एक्सिस, द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन क्या रखी है हमने, कि ये क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा हम तो यहाँ पे एक चीज फर्दर अगर हम चाहते तो ये भी कर सकते थे, हम A1 की जगह पे A/2 लिखते और इसकी जगह भी A/2 लिखते। हमने कहा ना इक्वल एरियाज को, A1 इज इक्वल टू A2 और टोटल इन्होंने A बना है, देयर इज ओनली वन वे कि दोनों हाफ हाफ होना। ये मुश्किल तो नहीं लगी ये बात, उसकी तरह शायद नाश्ते की जरूरत पड़ी हो आपको, वैसे नहीं मुश्किल। ओके एक हाफ हाफ होनी है। अब फर्दर कॉमन लेने का दिल करते A/2 फर्दर कॉमन लेके
वो कर लो, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है, अदरवाइज आई डोंट लाइक गेटिंग इनटू दोस डिटेल्स। आपको खुद नजर आ जाएगा कि इक्वल अगर मिले ना सब तरह से। व्हाट इज जीपी? इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगा इसका? जहाँ पे इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है उससे अलावा तो नहीं हो सकता ना, उससे कहीं ऊपर नीचे जाएंगे तो एरिया। जनरल प्रिंसिपल क्या है? If the elastic neutral axis is an axis of symmetry, if the elastic neutral axis is an axis, ये आपको शॉर्टकट बता रहा है, तो कहते हैं ये आपको पेपर में 10 मिनट में समझ आएगा। आपको एक मोटिवेट तरीका है ना मोटिवेट करने का। Yes, sir. If the section is, if the elastic neutral axis is an axis of symmetry, then plastic neutral axis coincides with elastic neutral axis. You don't have to do any calculations. I repeat. If elastic neutral axis is an axis of symmetry, then plastic neutral axis coincides with it. Yes, sir. अब PNA और ENA लिखना चाहें तो आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, PNA and ENA, ठीक है? Plastic neutral axis and elastic neutral axis. ठीक है? The rectangular section, ये वाला जो axis था, it was an axis of symmetry, so that's why the plastic neutral axis is gonna coincide. There's no other way. Yes, sir. So this is A1 and this is A2, and ZP is A1 times, what is A1 in this case? Can you tell me? BH by 2? This is fine? Yes, sir. BH is the total area, half of it is BH by 2 times, ये distance कितना होगा? This is H by 2, so this should be H by 4. Next. BH, इसी को मैं डबल कर दूं बस। Yes, sir. So what is this? BH square By 4. over 4. 4. अगर मैं इसका S की बात करता हूँ, वो कैसे कैलकुलेट होना था? That would have been equal to, elastic section modulus would have been equal to I value BH cube over 12 divided by Y max. Yes, sir. And what is my Y max in this case? डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय y max. Y max कितना है इसमें? h by 2. इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से farthest point का distance, which is h by 2 in this case. h by 2. So what is the answer? So what is the shape factor for a rectangular section? BH square by 4 divided by BH square by 6. What is the shape factor? Yeah, and that means 1.5. 1.5. It means for a rectangular section, NP is 1.5 times ME. 50% higher. जिस मोमेंट पे सबसे पहला फाइबर यील्ड हो जाएगा, उससे 50% और मोमेंट लगेगा, तो फिर जाके ये पूरा सेक्शन क्लासिफाई होगा। क्लियर? What you are supposed to do is you have to, मैंने आपको W सेक्शन बताया था ना, आपने एक W सेक्शन लेना है। W सेक्शन कोई नहीं, जो भी आपको दिल करे, मैं कौन सा आपको वैल्यूज देने लगा हूं। और उस W सेक्शन के अंदर आप क्या सिंबल यूज करते हो उधर स्टील स्ट्रक्चर्स में? इसको BF बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसको TF, और इसको W, Yes, sir. और ये भी सिमेट्रिकल है उसी तरह से, और इसको क्या बोलते हो? D. D. और कोई चीज यूज करते हो आप? बस, that's it. Yes. इन जनरल नोटेशंस के साथ आपने ZP के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, लिखना है, ठीक? बजाय ऐसे कि आप हर दफा प्रॉपर्टीज चेंज होने की वजह से उसको बार बार कैलकुलेशन करते हैं, you derive an expression and then whatever are values and dimensions, just put them here. आपने अपने स्टील जो टेबल आपके पास हैं, डिजाइन एड्स है ना आपके पास, उनमें जो क्रॉस सेक्शंस गिवन हैं
W sections ऑर्डर वाइज आपने फर्स्ट जो वहां क्रॉस सेक्शन गिवन है आपने एटलीस्ट फर्स्ट 10 क्रॉस सेक्शंस का आपने वेरीफाई करना है कि उनका जो टेबल में वैल्यू गिवन है वो सही है। यदि समझ आ गई बात भाई? Yes, sir. आपको वहां पे डायमेंशंस मिल जाएंगी उसी गिवन मसलन W जो कोई भी आप उठा लें W जो भी उसकी डेजिग्नेशन है और उसकी ये डायमेंशंस आपको मिल जाएंगी उसी टेबल में से। आपने अपने जेनेरिक फार्मूले में उनको वैल्यूज को पुट करना है और फिर उसकी जीपी को वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग योर डिराइव्ड फार्मूला और उस टेबल में जो जीपी की वैल्यू लिस्टेड है उससे कंपेयर करना है। यू शुड एक्सपेक्ट सम डिफरेंस। वो डिफरेंस की वजह आपने सोचनी है कि क्या वजह, बट नॉट अ बिग डिफरेंस और अ स्मॉल डिफरेंस यू शुड एक्सपेक्ट। ठीक है, क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है कि ये जो मैं 90 डिग्री बना रहा हूं ना यहाँ पे 90, आपका जो प्रैक्टिकली जो क्रॉस सेक्शन होता है जो डब्ल्यू सेक्शन होता है वो ऐसे 90 नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा यहाँ से थोड़ा मोटाई डालनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशंस आती हैं तो वो हमें ग्रेजुअली डायमेंशन को थोड़ा चेंज करना पड़ता है ताकि उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके। स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से फेलियर का मतलब है उस जगह पे स्ट्रेस की वैल्यू एक्सेप्शनली हायर देन द सराउंडिंग्स होगी। आगे वहाँ पे आप अब्रप्ट चेंज नहीं करेंगे। आई एम नॉट सेइंग व्हाट स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज, बट आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड एक्सपेक्ट सम डिफरेंसेस बिकॉज वहाँ पे टैपर्ड होता है सेक्शन। ठीक हो गया?